बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारे पास फार्मेकोलॉजी का टॉपिक, ठीक है, सीएनएस ड्रग्स में, जो इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट वीडियो होगी दैट इज़ अबाउट द सीडेटिव हिप्नोटिक्स। ठीक है, सीडेटिव हिप्नोटिक्स में जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जो हम आज पढ़ेंगे वो है हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स। ठीक है, सीडेटिव हिप्नोटिक्स का वैसे तो मतलब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो दो मेन फंक्शंस, ठीक है, जो हम इसकी क्लास में कहते हैं दैट इज़ द सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। सीडेटिव का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा ड्रग, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो सीडेशन प्रोड्यूस करे। सीडेशन का मतलब होता है कि वो हमारे पास एनजाइटी को रिलीव करे। एनजाइटी रिलीव करने का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमारे पास एनजाइटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जनरलाइज्ड एप्रीहेंशन होता है किसी भी चीज़ का, यानी हम किसी चीज़ की वजह से पहले से ही डर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो साइकोलॉजिकली एक ऐसा फिनोमिना प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास जो पर्सन होता है, ठीक है, उसको ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं, टैकीकार्डिया हो जाता है, उसके अलावा उसको स्वेटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ लोगों में इवन डायरिया भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा एनजाइटी होती रहती है उसमें। ठीक है, और हिप्नोसिस का मतलब होता है कि वो ड्रग जो हमारे पास स्लीप प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है, उनको ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनको हमें देने पड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि ये हिप्नोटिक तो है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट लाइन, ठीक है, हमारे पास हिप्नोटिक भी ये नहीं है। ठीक है, मतलब फर्स्ट लाइन एजेंट कोई और है, लेकिन ये इसकी भी इंडिकेशन है। ठीक है, हमारे पास वो भी फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगी, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही सिर्फ आपको बताऊंगी कि मेन स्ट्रक्चर क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, एक तो बेंजो यानी बेंजीन है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, जो अभी ड्रॉ की है, और इसके साथ होती है हमारे पास एक डायाजीपीन रिंग। ठीक है, डायाजीपीन रिंग, ठीक है, ये हो गई। डायाजीपीन रिंग में बस इतना याद रख लें कि 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ये कार्बन्स हैं और 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, ये बेंजोडाइजीपीन रिंग हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं इसकी। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम बेंजोडाइजीपीन की ऐसे करते हैं कि एक हमारे पास ग्रुप होता है लॉन्ग एक्टिंग का, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट एक्टिंग का। शॉर्ट एक्टिंग मीन्स कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करे, और लॉन्ग एक्टिंग मीन जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक्ट करे। लॉन्ग एक्टिंग में जो मेन ड्रग्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वो कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन में एक तो आपको डायज़ेपाम पता होना चाहिए जो मेन ड्रग है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है फ्लूरा ज़ीपाम। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है क्लोर डाइज़ेपोक्साइड। ठीक है, क्लोर डाइज़ेपोक्साइड होता है। उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास टेनाज़ीपाम ज़ीपाम होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है अल्प्राजोलैम, ठीक है, मीडाजोलैम, ठीक है, और हमारे पास होता है, ठीक है, ट्रायाजोलैम, ठीक है, जोलैम जोलैम इसके साथ आप लिखते रहें। ठीक है, तो ये ड्रग्स हो गए। अब मेनली जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ऑक्साज़ीपाम होता है उसके अलावा, ठीक है, ऑक्साज़ीपाम होता है, और हमारे पास टेमाज़ीपाम होता है। ठीक है, इसलिए सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है टेमाज़ीपाम, ठीक है, टेमाज़ीपाम है, और हमारे पास, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये वो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जिनमें एडिक्शन का पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं वो ज़्यादा एडिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टिवली मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है मेनली। ठीक है, आपके पास जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूरो होते हैं, लेकिन जो दो मेन इनहिबिटरी न्यूरो होते हैं वो होता है एक तो ग्लाइसिन, एक तो हमारे पास होता है ग्लाइसिन, ठीक है, और एक होता है गाबा। ठीक है, गाबा इसमें से मेन है। ठीक है, गाबा को आप याद रखें, गाबा के रिसेप्टर्स बहुत सारे होते हैं। मेन रिसेप्टर जो गाबा का हमारे पास होता है दैट इज़ द, ठीक है, गाबा ए बी सी। ठीक है, लेकिन जो मेन आपने बेंजोडाइजीपीन के एक्शन के लिए याद रखना है वो होता है गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर कैसे फंक्शन करता है कि मेनली हमारे पास यहाँ पे ये एक साइनेप्स, ठीक है, हमने ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे ये क्या है, गाबा के वेसिकल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे गाबा को रिलीज़ करेंगे,
ये गाबा क्या करेगा, गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये बाइंड होगा और क्या करेगा कि क्लोराइड आइन इन्फ्लक्स स्टार्ट कर देगा। जब ये यहाँ पे ओपन होगा तो क्लोराइड चैनल जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे और क्लोराइड जो है वो अंदर आ जाएगा। अब क्लोराइड आपको पता है नेगेटिव आइन है, जब क्लोराइड आइन अंदर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेनली हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो भी था, ठीक है, वो डिक्रीज होकर और नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो अब इसको डीपोलराइज करना और भी मुश्किल है। तो ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होता है दैट इज़ मेनली CNS डिप्रेशन, ठीक है। इस तरीके से ये CNS डिप्रेशन करता है, ठीक है, गाबा, ठीक है। इसलिए इसको हम इनहिबिटरी न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बेंजोडाइजिपीन है। बेंजोडाइजिपीन का रोल यहाँ पे कहाँ होता है, ये समझे, बेंजोडाइजिपीन है, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा और इसके रिसेप्टर के बजाय एक एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली रिसेप्टर साइट पे यानी बाइंडिंग साइट पे जहाँ पे गाबा बाइंड हो रहा था वहाँ पे बाइंड नहीं होगा, बल्कि एक सेपरेट साइट के ऊपर ये बाइंड होता है, ठीक है। और यहाँ बाइंड होने के बाद ये क्या करता है कि मेनली जो क्लोराइड आइन की इन्फ्लक्स होता है उसको इंक्रीज कर देता है। मेनली क्या करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्शन होती है, ठीक है, क्लोराइड आइन की फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्शन को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हमारे पास यानी अगर दो पहले क्लोराइड आइन अंदर आ रहे थे, ठीक है, 2 बार ये खुल रहा था, तो अब ये कितनी बार, अब ये 10 बार खुल रहा है, ठीक है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। एक और ड्रग होता है वो भी सीडेटिव हिप्नोटिक ही होता है, उसको हम कहते हैं बारबिचुरेट्स। वो भी हम इंशाल्लाह अभी इसके बाद स्टडी करते हैं, ठीक है। बारबिचुरेट्स का भी कुछ सिमिलर एक्शन होता है, लेकिन एक तो ये कि वो इस एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड नहीं होता, बाइंड वो भी गाबा ए को करता है, लेकिन वो एक और एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज नहीं करता कंडक्शन की, बल्कि वो हमारे पास ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और बहुत से डिफरेंसेस के साथ, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इन दोनों का ये डिफरेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए यहाँ पे ये भी डिस्कस हो गई, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जिस तरीके से ये क्लोराइड आइन को मतलब इन्फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद अब हम करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करेगा, गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर जब ये बाइंड होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्लोराइड इन्फ्लक्स है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मतलब गाबा की उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देगा क्लोराइड आइन की, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो गया, ठीक है। अब हम इसकी इंडिकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपने बेंजोडाइजिपीन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक तो आपने को नाम से पता चल गई, ठीक है, कि एक तो इसकी काम होता है सीडेशन होती है, ठीक है। मतलब जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास जनरलाइज्ड एंजाइटी में हम इसको देते हैं, ठीक है। मेनली ये एंजियोलिटिक होता है, ठीक है। उसके अलावा हम इसको पैनिक डिसऑर्डर्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये इसके में हम देते हैं, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, यानी पहले वो जो इसके नाम से हमें पता चल रही है, ठीक है। दूसरा, ये हिप्नोसिस कॉज करता है। हिप्नोसिस मीन्स कि इसको हम देते हैं मेनली एक्यूट जो है वो हमारे पास इंजोमिया में देते हैं, ठीक है। एक्यूट इंजोमिया में इसको हम देते हैं मेनली। और कौन कौन से ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रायाजोलाम है, ठीक है, फ्लूराजीपाम है और एस्टाजोलैम है, ठीक है, ये हम दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेनली हमारे पास इसको हम एनेस्थीसिया के तौर पे भी दे सकते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया में आप याद रखें कि एक तो हम इसको जब एनेस्थीसिया में देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादातर जो है वो हम इसको आईवी देते हैं, ठीक है। डायज़ेपाम मिडाज़ोलैम को हम यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है। और उसके अलावा एक और कंडीशन होती है कॉन्शियस सीडेशन, ठीक है, उसमें हम देते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सीडेटेड होता है, मतलब ये कि सीडेशन हुई हुई होती है लेकिन फुली एनेस्थेसाइज नहीं होता, वो कोऑपरेट कर रहा होता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स लाइक कोलोनोस्कोपी वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्शियस सीडेशन को। और यानी इसमें जो है वो पेशेंट जो है वो कोऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद उसको एंटेरोग्रेड एमनीजिया हो जाता है। एंटेरोग्रेड एमनीजिया का मतलब ये है कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो वो उसके बाद की चीज़ें मतलब भूल जाता है, उसको प्रोसीजर याद नहीं रहता, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी होता है, इसके लिए हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसको देते हैं पैराजोमिया में, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। पैराजोमिया में क्या होता है कि मेनली जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, उनमें नाइट टेरर्स होते हैं, स्लीप वॉक होती हैं, जो बच्चे सोते नहीं हैं, ठीक है, तंग करते हैं, उनको हम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, एक बात ज़रूरी थी कि जो हमारे पास जो हिप्नोसिस होती है, ठीक है, या जो स्लीप इंजोमिया होता है, ठीक है, इंजोमिया में प्रेफर्ड ड्रग बेंजोडाइजिपीन्स नहीं है क्योंकि इनके साथ एडिक्शन वगैरह है, ठीक है। इसमें कुछ और ड्रग्स हैं, वो फिर हम अभी नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास जो कंडीशन होती है, ठीक है,
हमारे पास एंटी सीज़र मेडिकेशन है, ठीक है, एंटी सीज़र होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम इनको स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी सीज़र या एंटी कन्वल्सेंट एजेंट होते हैं, ठीक है, एपिलेप्टिक उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम दे सकते हैं, ठीक है, एंटी सीज़र में लाइक क्लोनाज़ेपाम हम देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टिकस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो सीज़र होते हैं वो मोर देन 5 मिनट्स, सॉरी मोर देन 30 मिनट्स के लिए होते हैं, ठीक है, और इंटरवीनिंग नॉर्मल कॉन्शियसनेस पेशेंट रिगेन नहीं कर रहा होता, तो उसमें भी हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट होता है, ठीक है, मसल स्पैस्टिसिटी जिसको हुई हुई होती है, और ऐसी मसल स्पैस्टिसिटी या मसल स्पैज़म जो कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन की वजह से हुई हुई हो, सेरिब्रल पाल्सी हो गई, टेटनस हो गया, जिसमें हमारे पास जो इनहिबिटरी अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, हमें पता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स पे इनहिबिशन का अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जब ये इनहिबिशन नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे पास स्पैजम्स होंगे, ठीक है, तो इसको हम स्पैजमोलिटिक एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वेरी कॉमन, ठीक है, इसकी एक और इंडिकेशन होती है, दैट इज़ अल्कोहल विदड्रॉल, यानी वो लोग, ठीक है, जब हमारे पास अल्कोहल, आपको पता है कि जब ले लेते हैं तो साथ में उसकी एडिक्शन हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, क्रॉनिक यूज़ की वजह से जब अल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है तो जब पेशेंट, ठीक है, उसको छोड़ता है तो उसमें अचानक से जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं इनिशियली, ठीक है, उसको मतलब इंजोमिया हो जाता है, एनजाइटी हो जाती है, ठीक है, उसको, और सीजर्स इवन स्टार्ट हो सकते हैं, एजिटेशन हो जाती है, ठीक है, इवन उसको कन्फ्यूजनल स्टेट में वो चला जाता है, उसकी डिसोरिएंटेशन हो जाती है, उसको नहीं पता होता, ठीक है, कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, ठीक है। और उसके अलावा उसको साइकेट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं उस टाइम, ठीक है। तो अल्कोहल विड्रॉल में हम लॉन्गर एक्टिंग एजेंट देंगे, ठीक है। कौन कौन से थे वो, हमारे पास डायाजीपाम था, ठीक है, और हमारे पास क्लोरडायाजेपोक्साइड थे, ठीक है, वो हम दे सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसकी इंडिकेशंस हो गई, ठीक है। अब जल्दी से थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करनी है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये जो है बेसिकली इसकी एक तो बात ये है कि इसकी जो हमारे पास जो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो गट से ही होती है, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादातर लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे पास जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जीआईटी से एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल हैं। अच्छा, फिर हमारे पास कहते हैं कि इसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर एजेंट्स की होती है, मेटाबॉलिज्म इन द लिवर, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, लिवर जिसकी, सॉरी, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं बल्कि कोई लिवर पैथोलॉजी हो जाती है, लाइक हमारे पास हेपाटाइटिस हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, या वेरी ओल्ड एज है, ठीक है, हमारे पास बहुत ही एजड पेशेंट है, तो उसमें सारी बात है ड्रग क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, वो इस ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं करेगा, तो उसमें क्या होगा कि ये ड्रग उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, तो वहाँ पे साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक लिवर पैथोलॉजी में और एक ओल्ड एज में, यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इसके मेन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास एक तो ये कि हमारे पास ये कन्फ्यूजन्स कॉज कर सकता है, ठीक है, उसके अलावा कन्फ्यूजन्स कॉज कर सकता है, उसके अलावा ये हमारे पास सीडेशन कॉज कर सकता है, ठीक है, एक्सेसिव अगर आप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ज़ाहिर बात है, पर्सन सीडेटेड है, उसका सीएनएस डिप्रेस्ड है, तो वो जो है हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होंगी उसको, ठीक है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। और हमारे पास जो उसका रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम मीन्स कि कोई भी अगर एक्यूटली कोई अचानक से मतलब कोई इवेंट हो रहा है आपकी तरफ, जैसे कोई बॉल फेंक रहा है, ठीक है, आप उसको कैच नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो आके आपको लग गई, क्योंकि आपका रिएक्शन टाइम, यानी उसको जब तक आप जज करोगे कि वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, तब तक वो आपको लग चुकी होगी, या रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, या अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसको ब्रेक लगानी है, ठीक है, तो उसका मतलब उसका सीएनएस डिप्रेस्ड है, उसको वो जज ही नहीं कर पाएगा चीज़ों को सही तरीके से, ठीक है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को ड्राइविंग नहीं देते, या कोई भी मतलब कोई भी ऐसा काम है, ठीक है, लाइक अगर वो डॉक्टर है वो सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा, ड्राउजी, ठीक है, फीलिंग होगी। और सबसे अहम कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा जिसको हम करेंगे, दैट इज़ सेंट्रल एटेक्सिया। सेंट्रल एटेक्सिया का मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट होगा, ठीक है, वो हमारे पास इवन खड़ा भी नहीं रह पा रहा होगा, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, खासतौर पे बूढ़ों में होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा अपनी बॉडी पॉस्चर पे उसका, ठीक है। और हमारे पास दूसरी अहम चीज़ें क्या होती हैं कि इसमें हमारे पास टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस, आपको पता है कि जब किसी भी ड्रग का हम क्रॉनिक यूज़ करते हैं तो जो उसकी रिसेप्टर की जो डाउन रेगुलेशन हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है एक स्पेसिफिक डोज पे, वो हमारे पास प्रोड्यूस सही तरीके से नहीं हो रहा होता। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसको फिर ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है, ठीक है। और हमारे पास उसके अलावा इसको डिपेंडेंस हो जाती है, एडिक्शन, ठीक है, हमारे पास जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और जब हम इसको वो अचानक छोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर उसको जो है वो एब्सटिनेंस सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। एब्सटिनेंस सिंड्रोम हमारे पास उसको हो जाएगा, ठीक है, एब्सटिनेंस सिंड्रोम
उसको हो जाता है, ठीक है। एब्सटिनेंस सिंड्रोम का मतलब ये है कि उसको विड्रॉल इफेक्ट्स होंगे, लाइक हाइपर रिफ्लेक्सिया, मतलब ये कि उसकी एक चीज़ इनहिबिटेड थी, ठीक है, ड्रग की वजह से। अब जाहिर बात है वो इनहिबिशन ख़त्म हो गई उसकी ब्रेन की, तो एकदम से हर चीज़ एक्साइट हो जाएगी। तो जो एब्सटिनेंस सिंड्रोम होगा, जो विड्रॉल की वजह से प्रोड्यूस होगा, उसमें एनजाइटी हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जाहिर बात है हमने ट्रीट करना है किसी तरीके से। तो जो इसका एंटीटोड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्लूमेज़ानिल, ठीक है। फ्लूमेज़ानिल क्या होता है? बेसिकली हमारे पास ये होता है एक कंपैटिटिव एंटागोनिस्ट। कंपैटिटिव एंटागोनिस्ट किसको हम कहते हैं? कंपैटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि ये भी हमारे पास उसी साइट पे, एलोस्टेरिक साइट पे गाबा ए रिसेप्टर के बाइंड करेगा जाके, ठीक है, लेकिन कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी उसको एक्टिवेट, मतलब उसको जो एक्शन था, ठीक है, यानी उसके ऊपर वो एक्ट कर रहा था और क्लोराइड इन्फ्लक्स को इंक्रीज़ कर रहा था, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा और उसके साथ कम्पीट करेगा ताकि ज़्यादा एक्टिव साइट्स को वो बाइंड ना कर सके, ठीक है, इसलिए हम फ्लूमेज़ानिल यूज़ करते हैं। तो बस यही हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स की बारे में मेन बातें थी, ठीक है, मैंने जितनी मैं कवर कर सकती थी एक वीडियो में। इसके बाद ठीक है हम और सीडेटिव हिप्नोटिक्स की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास बारबिचुरेट्स हैं, ठीक है, और कुछ एटिपिकल हैं, उनकी भी बात करेंगे।